हेलो एवरीवन। सभी का क्रैक टेट पे फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग ईवीएस सीरीज़ देख रहे हैं, जिसके माध्यम से हम लोग ईवीएस के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आते हैं या आने की संभावना है, उन सभी बिंदुओं पर हम लोग इस सीरीज के माध्यम से चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। इस श्रृंखला के माध्यम से मुझे उम्मीद है कि अत्यधिक प्रश्न जो आगामी 2022 दिसंबर के पेपर जो होने वाले हैं, उसमें आने की संभावना है। तो अभी तक हम लोगों ने 3 चैप्टर्स को देखा है। अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा तो पहले आप उन लेक्चर्स को कवर कर लीजिए, जिसमें हम लोगों ने यात्रा के बारे में चर्चा की, कहाँ पे कौन सी यात्रा है। उसके बाद हम लोगों ने आश्रय की बात की, शेल्टर्स कहाँ पे किसके घर हैं, हाउस बोट कहाँ हैं, इन पे चर्चा की। और उसके अलावा विटामिन्स, खनिज, इन तीनों पे हम लोगों ने बहुत ही विस्तृत रूप से चर्चा किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन श्रृंखलाओं से बहुत ज़्यादा लाभ होगा और आगामी परीक्षा को पास करने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए आज हम लोग चौथा लेक्चर से इसका प्रारंभ करते हैं, जो है फ्लोरा एंड फौना, यानी जीव एवं जंतु। तो इस लेक्चर में हम लोग लेक्चर 4 में जीव एवं जंतु के बारे में, उसके महत्व, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार, वो हर बिंदु पे चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है। इससे लगभग एक प्रश्न पूछे जाते हैं हर वर्ष। वो किसी भी माध्यम से पूछ सकते हैं, वो डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि वनस्पति की विशेषता क्या होती है, जीव एवं जंतु की कौन कौन से वर्गीकरण है। तो उन सभी बिंदु पे हम लोग चर्चा करेंगे, कितने प्रकार की मिनिमम जो है वो जीव पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं वनस्पति और जीव का परिचय। ठीक है, फ्लोरा एंड फौना में आपने पहले इन 2 शब्द वनस्पति और जीव को अवश्य सुना होगा। आसान शब्दों में वनस्पतियों और जीवों का संदर्भ पौधों और जानवर से है। ठीक है, वनस्पति का अध्ययन का अर्थ है पौधों से एवं जीव का अध्ययन है जानवर से। ठीक है, शब्दों की व्यापक अर्थ में पृथ्वी पर बहुत अधिक जीवन शामिल है। विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा वनस्पतियों और जीवों के विभाजन के विषय से पहले हम इन 2 शब्दों को जान लें। तो पहला है वनस्पति। वनस्पति कहते किसे? वनस्पति एक विशेष क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले स्वदेशी पौधे होते हैं, अर्थात प्राकृतिक वनस्पति। यह लैटिन शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब है फूलों की देवी। वनस्पति जो है ये स्वदेशी जो पेड़ पौधे होते हैं, जो प्राकृतिक वनस्पति हम लोग दूसरे अर्थ में कहते हैं, इसका अर्थ वो है, ये एक प्रकार से पौधे का अंग है। ठीक है, जीव किसे कहते हैं? किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के स्वदेशी जानवरों का एक समूह, जिसे हम लोग जीव कहते हैं। ये रोमन शब्द से लिया गया है, जिसे हिंदी में रोमन देवी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन 2 शब्दों वनस्पति एवं जीवों को जीव विज्ञानियों द्वारा एक पौधे एवं जानवर के संग्रह के संदर्भ में बनाया गया है, जो किसी भौगोलिक स्थान में पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये शब्द एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र के पौधों और जानवरों के लिए सामूहिक शब्द है। यानी कोई विशेष क्षेत्र जो किसी एक क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहाँ पे वनस्पति हो, जानवर हो, तो उन क्षेत्रों के जो समूह है उसके वर्गीकरण को हम लोग फ्लोरा एंड फौना कहते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग जानते हैं वनस्पति। वनस्पति क्या है, इसके महत्व क्या है। ठीक है, व्यापक रूप से वनस्पति को विशेष श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जैसे मूल वनस्पति, खरपतवार वनस्पति और उद्यान वनस्पति। तो पहला है मूल वनस्पति। मूल वनस्पति एक विशिष्ट क्षेत्र में स्वदेशी या देशी वनस्पति को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए नागफनी। नागफनी जो पौधा है वो मूल वनस्पति का उदाहरण है। और ये कहाँ पाया जाता है? तो पूरी दुनिया में रेगिस्तान का मूल वनस्पति है। यानी रेगिस्तानी क्षेत्र में जो पाया जाता है पौधा, वो है नागफनी, जिसको इंग्लिश में कैक्ट कहते हैं। ठीक है, वो कंटीले टाइप का होता है। आपने अपने आसपास में भी देखा होगा, छतों पे कैक्टस भी इसको फुल फॉर्म में कहते हैं। हम लोग छतों पे जो गमलों में मिट्टी में लगाते हैं पेड़ कंटीले टाइप का, वो जो है वो मूल वनस्पति का उदाहरण है। ठीक है,
यद्यपि नागफनी सभी मौसम की परिस्थितियों में बढ़ सकता है, फिर भी वे रेगिस्तानी क्षेत्रों की देशी वनस्पति है। यानी जो नागफनी पौधा है वो ठंड हो, गर्म हो या बरसात हो, कुछ भी मौसम हो, उसका जो वृद्धि है वो होते रहता है। लेकिन ये मूलतः जो है ये रेगिस्तानी क्षेत्र में पाए जाने वाला पौधा है। दूसरा वनस्पति का प्रकार है बागवानी वनस्पति, जिसको हम लोग उद्यान वनस्पति के रूप में भी जानते हैं, जिनकी खेती मनुष्यों द्वारा उपयोग के लिए की जाती है। मुख्य रूप से कृषि वनस्पति इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। कृषि वनस्पतियों को मनुष्यों द्वारा अपनी ज़रूरतों के लिए उगाया जाता है। यह स्थानिक हो भी सकते हैं एवं नहीं भी हो सकते। तो बागवानी वनस्पति जो है, जो हम लोग खेती में लगाते हैं, खेतों में जो हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं, तो वो जो वनस्पतियां हैं वो बागवानी वनस्पतियों का उदाहरण है। जो भी हम लोग कृषि संबंधित पेड़ पौधे लगाते हैं वो सारे आते हैं, ठीक है। ये जो है ये स्थानीय भी हो सकते हैं, यानी जो स्थानीय पेड़ पौधे वो भी हो सकता है, या विदेशी। स्थानीय में जैसे जो भी हम स्थानीय स्तर पे जो पेड़ पौधे उगाते हैं, जैसे आप गेहूँ चावल वगैरह मंगा लो, या विदेश से जो हम ला कर उसे उत्पादन करते हैं, तो ये दोनों हो सकते हैं बागवानी वनस्पति में। जैसे किसी क्षेत्र विशेष में आप मान लो हमारे यहाँ लीची है, तो लीची क्या है, मुजफ्फरपुर का एक स्थानीय पौधा है। लेकिन अगर हमें सेब का पेड़ लगाना होगा तो ये क्या है कि हम दूसरे जगह से लाकर उसके अनुकूल हम उस वातावरण के क्रिएट करेंगे जिसमें हम सेब को उगा सकते हैं। तो वो क्या होगा कि कहीं भी लग सकता है। ये दोनों क्या है, बागवानी और उद्यान वनस्पति के उदाहरण है। तीसरा है खरपतवार वनस्पति। खरपतवार वनस्पति में आमतौर पर अवांछित जंगली पौधों को संदर्भित किया जाता है। मनुष्य आमतौर पर किसी विशेष क्षेत्र में ऐसे पौधों को हटाना चाहता है। किसी विशेष क्षेत्र में उन्हें हटाने के लिए विभिन्न उपयोग किए जाते हैं। जैसे ये जो खरपतवार वनस्पति है बेसिकली जंगली टाइप का, आप देखते होंगे गाँवों में कि वो कारा का पेड़ होता है, या अड़हुल जिसे कहते हैं, जो उजले उजले होते हैं, कांटेदार में फलते हैं और वो हवा में उड़ने लगते हैं। तो ये सब जो है ये खरपतवार वनस्पति का उदाहरण है। और इसे हटाने के लिए आप जानते हैं कभी हम लोग किसी स्पेशल कीटनाशक का उपयोग करते हैं, छिड़काव करते हैं, तो इन सब माध्यमों से इसे हटाया जाता है। ये क्या होता है कि हमारे जो खेत हैं या जो हम खेती करते हैं इसके लिए ये विनाशक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत में जलवायु और इसमें कौन कौन से वनस्पति कितने प्रकार के पाए जाते हैं। भारत में जलवायु सांस्थिति और आवास की एक विस्तृत श्रृंखला है, जिसके कारण भारत की वनस्पति दुनिया की सबसे संपन्न वनस्पतियों में से एक है। भारत में फूलों की पौधों की 18,000 से अधिक प्रजातियां हैं, जो दुनिया की कुल पौधों की प्रजातियों में 6 से 7% है। भारत में पौधों के विभिन्न स्थानिक प्रजातियां हैं। प्राचीन काल से पौधों का उपयोग भारत में दवाओं के स्रोत के रूप में किया जाता है, और 3,000 से अधिक भारतीय पौधों की प्रजातियां औषधीय क्षमता रखते हैं। भारत के 8 मुख्य वनस्पतियों क्षेत्र में विभाजित किया है। पश्चिमी हिमालय एवं पूर्वी हिमालय। पश्चिमी एवं पूर्वी हिमालय क्षेत्रों में ठंड के क्षेत्र होते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि ज़्यादातर जो ठंड में पौधे उगते हैं, जैसे आप सेब ले लो, उसके बाद नारंगी वगैरह ले लो। तो ये नारंगी तो आपको दक्कन के क्षेत्र में, महाराष्ट्र के क्षेत्र में ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन ठंड स्थल है वहाँ पे कश्मीर वगैरह में, तो वहाँ पे सेब वगैरह की ज़्यादा उत्पादन होगी, ठीक है। असम है, असम के क्षेत्रों में आपको क्या होगा, चाय वगैरह की खेती ज़्यादा मिलेगी। सिंधु मैदान क्षेत्र है और गंगा मैदान, इन क्षेत्रों में क्या होगा कि आपको चावल गेहूँ की अत्यधिक वहाँ पे खेती होगी। दक्कन, मालबार और अंडमान के क्षेत्र, इन क्षेत्रों में भी विभिन्न प्रकार के जैसे मूंगफली वगैरह की खेती होती है, ठीक है। और अभी हमने बोला ये दक्कन के क्षेत्रों में, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, नागपुर विशेषतः नारंगी की वहाँ पे अत्यधिक खेती होती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पशु वर्ग, फौना। जैसा कि हमने पहले जीवों पर चर्चा की है,
इसे किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद सभी पशु जीवन का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वर्गीकृत करने के लिए सबसे कठिन वर्ग है। इस धरती पर जीवों की संख्या बहुत बड़ी है और प्रत्येक जीव को तार्किक पदानुक्रम में रखना अभी भी एक कठिन कार्य है। यह अभी भी प्रगति पर है। जीवों का वर्गीकरण कई अलग अलग तरीकों से किया जाता है। तो बेसिकली जो पशु वर्ग है, पशु वर्ग भी हर क्षेत्र में अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, एक सींग वाला गेंडा जो है ये विशेषता अफ्रीकी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। लेकिन आपके यहाँ जो एक सींग वाले क्षेत्र जो गेंडा जो मिलते हैं नेशनल पार्क्स में, तो वो क्या होता है कि वहाँ से लाए जाते हैं यहाँ पे। जैसे अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री ने चीता जो लाए, चीता पुनर्वास जो किया हमारे यहाँ एमपी में, तो ये क्या है कि ये अलग से लाकर हमने यहाँ पे उन्हें उस तरीके का एडेप्टेशन दिया जिससे वो यहाँ पे पल बढ़ सके और यहाँ की क्षेत्र में वो अपना प्रजनन करके उसकी संख्या में वृद्धि कर सके। ठीक है। तो पशु वर्ग के विभिन्न प्रकार होते हैं और वो विभिन्न स्थलों पर विभिन्न विभिन्न तरह के पशु वर्ग पाए जाते हैं। वर्गीकरण में है जैसे जीवों की प्रमुख श्रेणियों में अविफाना, पिसिस फाउना, क्रिप्टोफाउना, माइक्रोफाउना और मेगाफाउना है। अब अविफाउना जो होता है, एविफाउना में मुख्य रूप से पक्षियों को हम लोग पढ़ते हैं। पक्षियों में के जो हम अध्ययन करते हैं उसे एवी फाउना कहते हैं। और पीसी फाउना मछलियों के बारे में, ये एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे कि पक्षियों के जो हम अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो वो एवी फाउना कैटेगरी में जो आते हैं वो पक्षियों के समूह होते हैं। तो आप इसे हाईलाइट कर लेंगे, एवी फाउना। दूसरा है पीसी फाउना। पीसी फाउना में जो हम अध्ययन करते हैं या जानकारी लेते हैं वो मछलियों का है। पीसी कल्चर जो आप सुनते हैं कि मछलियों के बारे में, मछली पालन करना, पीसी कल्चर हम लोग जानते हैं। दूसरा है माइक्रोफाउना। माइक्रो का अर्थ ही होता है छोटा, तो जो छोटे छोटे जानवर होंगे उनके संबंधित जो है। मेगा फाउना, मेगा का मतलब होता है बड़ा, तो बड़ा जो जानवर होगा उसको रखा जाता है इस कैटेगरी में। तो यहाँ पे आप मुख्य रूप से इस जो पशु वर्ग में आप 4 जरूर याद रखेंगे। एवी फाउना मुख्य रूप से पक्षियों, पीसी फाउना मुख्य रूप से मछलियों, माइक्रो फाउना मुख्य रूप से छोटे जानवर एवं मेगा फाउना बड़े जानवर को रखा जाता है। और आगे क्या है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक साधारण वर्गीकरण है, क्योंकि इस वर्गीकरण में बैक्टीरिया और वायरस जैसे सूक्ष्मजीव शामिल नहीं है। क्रिप्टोफाउना अत्यंत दुर्लभ जानवर है जिन्हें शायद ही कभी देखा जाता है और ये विलुप्त या पौराणिक हो सकते हैं। इस धरती पर अभी कई अन्य प्रजातियां रह रही है जिन्हें अभी तक नामित एवं खोजना बाकी है। एक और है उन 4 क्रिप्टोफाउना, माइक्रोफाउना। तो हमने क्रिप्टोफाउना जो होता है, क्रिप्टोफाउना बेसिकली होता है कि वो विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं इस धरती से। जैसे आपने बहुत सारे जानवरों को सुना होगा जो इस धरती से विलुप्त हो चुके हैं। जैसे डोंगा है, डोंगा प्रजाति की थी, तो वो क्या है कि वो विलुप्त हो चुके हैं। और भी अन्य जानवर हैं जो धरती पे थे लेकिन अभी कुछ दिनों से वो विलुप्त हो गए या विलुप्त होने के कगार पे। जैसे चीता जो है, चीता अभी अगर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, उसको ज़्यादा केयर नहीं देंगे, तो वो भी कुछ सालों में होगा कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो जो क्रिप्टोफाउना में अध्ययन करते हैं किसके बारे में, तो वो है जो विलुप्त होने के कगार पे हैं या विलुप्त हो चुके हैं। फिर से हम लोग इसको रिपीट करते हैं। एवी फाउना किसे कहते हैं, पक्षियों के संदर्भ में। पीसी फाउना किसे कहते हैं, मछलियों के संदर्भ में। और क्रिप्टोफाउना किसे कहते हैं, या तो वो दुर्लभ है या वो एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्त होने के कगार पे। माइक्रोफाउना किसे कहते हैं, जिसमें छोटे सूक्ष्म जीवों की अध्ययन करते हैं। और मेगा का मतलब ही होता है बड़ा, तो बड़े जानवर के बारे में। अब हम लोग चर्चा करते हैं भारत का जीव। हमारा देश भारत विभिन्न प्रकार के बड़े स्तनधारियों का घर है। इसमें एशियाई हाथी, बंगाल और इंडोचीनी बाघ, एशियाई शेर, हिम तेंदुए आदि शामिल है। हमारे देश की एक विशेष विशेषता यह है कि इसमें दुनिया के कुछ बड़े जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं। जैसे भारत में इकोजोन रेगिस्तान, उच्च पहाड़ हाईलैंड्स,
उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण जंगल, दलदली मैदान, नदियाँ, घास मैदान की एक विस्तृत श्रृंखला है। अब जैसे इकोजोन रेगिस्तान है, तो इकोजोन रेगिस्तान जो है वो राजस्थान के क्षेत्र में पाए जाएंगे। उच्च पहाड़ी हाईलैंड, तो ये कहा होगा कि आपको नॉर्थ में पाए जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में। उष्णकटिबंधीय जो होता है वो होता है कि ट्रॉपिकल जोन से जो ऊपर के क्षेत्र हैं, और समशीतोष्ण जंगल जहाँ पे ज़्यादा ठंड पाए जाते हैं वो ट्रॉपिकल जोन के नीचे वाले होंगे। इसके अलावा जो है, जैसे भारत में जो द्वीप समूह है, जैसे सॉरी जो क्षेत्र पाए जाते हैं, जैसे हिमालय के क्षेत्र, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंदरलैंड निकोबार द्वीप समूह। तो ये जो है हिमालय के क्षेत्र जो है वो नॉर्थ क्षेत्र में है। पश्चिम घाट जो है, तो पश्चिम घाट जो है वो आपको नीचे साउथ में मिलेंगे। इंडो बर्मा क्षेत्र जो है वो आपको इधर मिलेंगे, वेस्टर्न क्षेत्र में मिलेंगे, और अंडमान निकोबार जो नीचे में है। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में भी विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। भारत सभी स्तनधारी के 7.6%, एवियन स्तनधारियों के 7.6%, एवियन के 12.6%, सरीसृपों के 6.2%, उभयचर का 4.4%, मछलियों का 11.7% और फूलों की प्रजातियों के 6% का घर है। तो बेसिकली देखो, ये डाटा तो पूछेंगे नहीं कि भारत में स्तनधारियों की कितनी संख्या, लेकिन आप अपनी नॉलेज के लिए, या हो सकता है कि कहीं वो पूछे, तो आप याद रखेंगे कि भारत में स्तनधारियों, पूरे विश्व के स्तनधारियों जो जीव हैं उसके 7.6% भारत में पाए जाते हैं। एवियन जो है, तो एवियन के जो प्रजाति हैं वो कितने, 12.6%, सरीसृपों 6.2%, उभयचर का 4.4%, मछली का 11.7 एवं फूलों का 6% जो विश्व की आबादी है जीव जंतु की, उसके भारत में पाए जाते हैं। अब है कि वनस्पतियों और जीवों का क्या महत्व है। पहला है पारिस्थितिक संतुलन बनाने के लिए। पारिस्थितिक संतुलन, इकोसिस्टम जो है उसे संतुलन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आप वनस्पतियों और जीवों का महत्व है। तो देखो, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने का महत्व, जो अर्थ है, इसका अर्थ है कि इकोसिस्टम जो हमारा चला आ रहा है, जो एक न्यूट्रल वे में, जैसे नहीं ज़्यादा तापमान है और नहीं कम तापमान है, एक बेसिक जो हमारा इन्वायरमेंट है वो हमारे अनुरूप एडेप्ट हो, हमारे अनुसार वो हो, तो उससे क्या होगा। और इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो वनस्पति और जीव। वनस्पति और जीव जो है वो रिसाइकलिंग जो है अर्थ का, उसमें काम आते हैं। जैसे अगर आप ज़्यादा पेड़ पौधे लगाते हो तो इससे क्या होगा कि हमारा इन्वायरमेंट स्वच्छ रहता है, और जो जो धरती की जो नीड्स है, जो इन्वायरमेंट की जो नीड्स है, पानी वगैरह, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इसका मदद करता है। जीवो जो है वो रिसाइकिल होते, एक जीव जो है वो दूसरे जीव को खाते हैं, दूसरे तीसरे जीव को, तो इससे क्या है कि इससे एक इन्वायरमेंट जो है वो संतुलन बना हुआ है। तीसरा है सौंदर्य मूल। सौंदर्य मूल यानी जो जीव और जंतु जो हैं, या जो वनस्पति है, वो सौंदर्य मूल है। सौंदर्य मूल का अर्थ है कि वो पृथ्वी को खूबसूरत रूप देते हैं, ठीक है ना, जैसे बगीचे बनाना वगैरह, जू बनाना, तो ये सब है। स्थानीय अर्थव्यवस्था का विस्तार, इससे क्या होगा कि पर्यटन के रूप में इसका विकास होगा। अगर आप बाग बनाते हो, बगीचे, पार्क बनाते हो, जू बनाते हो, तो इससे क्या होगा कि स्थानीय अर्थव्यवस्था का भी विस्तार होगा, और वो कहीं ना कहीं भारत के या जो भी देश है उसके जीडीपी में इसका योगदान होगा। इससे जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, गंगा के ब्रह्मपुत्र डेल्टा में किस तरीके की वनस्पति और वन जीव पाए जाते हैं। तो इस क्षेत्र में घने मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। इस क्षेत्र के लिए पाए जाने वाले पशु रॉयल बंगाल टाइगर, कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल और सांप हैं। अब देखो, ये जो मैंग्रोव वन क्षेत्र है वो बेसिकली है बे ऑफ बंगाल वाली क्षेत्र, और सुंदरवन डेल्टा, जैसे आप सुंदरवन डेल्टा जो बंगाल में, तो उस क्षेत्र में मैंग्रोव वन अत्यधिक रूप में पाए जाते हैं। और वही जो क्षेत्र है, तो आपको पता है कि रॉयल बंगाल टाइगर जो है, जो भारत के में मुख्यतः रूप से पाए जाते हैं, और दुनिया के सबसे ताकतवर जीवों में से एक जीव है रॉयल बंगाल टाइगर, तो उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो उस क्षेत्र को कहा जाता है गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र। बेसिकली गंगा नदी का तो अपवाद तंत्र है ही वहाँ पे,
लेकिन बंगाल में ब्रह्मपुत्र का भी वहाँ पे डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप याद रखेंगे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा क्षेत्र है वो सुंदरबन झील, तो सुंदरबन झील जो है तो वहाँ पे क्या होगा कि वो ज़्यादा दलदली जगह है, और दलदली जल में क्या होता है कि मैंग्रोव वन के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल प्लेस होता है। तो मैंग्रोव वन के लिए आप अगर ये भी प्रश्न पूछेगा कि मैंग्रोव वन के लिए किस टाइप की भूमि ज़रूरत होती है, तो वो है दलदली क्षेत्र, जहाँ पे दलदली टाइप का कम पानी और पानी और मिट्टी में नमी, तो इससे क्या होता है कि दलदल का निर्माण होता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवरों के दो उदाहरण दें। तो उष्णकटिबंधीय में जैसे टाइगर, हाथी। उष्णकटिबंधीय का मतलब हुआ कि जहाँ पे पेड़ पौधे की अत्यधिक मात्रा हो, जहाँ पे संतुलित वे में बारिश हो। ठीक है, तो उस क्षेत्रों में टाइगर, हाथी, अन्य भी बहुत सारे जीव जानवर हैं। अगला है लुप्तप्राय प्रजातियां क्या हैं और इसके कुछ उदाहरण दें। लुप्तप्राय प्रजातियां जो बेसिकली है, इसका अर्थ होता है कि या तो वो इस पृथ्वी से विलुप्त हो चुके हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, दूसरा वो विलुप्त होने के कगार पे। जैसे आप उदाहरण के तौर पे एशियाई शेर और ब्लैक बक, ये जो या टुंडा, अभी हम लोगों ने जो पक्षी के बारे में बात की, ऐसे कई अन्य उदाहरण हैं। तो ये जो है ये लुप्त प्राय हो चुके हैं, ये लुप्त होने के कगार पे हैं। भारत के दो राष्ट्रीय उद्यान का नाम थे। जैसे राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रॉयल बंगाल टाइगर के लिए पार्क फेमस है। उसके अलावा बहुत से जैसे सुल्तान है, उसके बाद पश्चिम चंपारण बिहार में है वाल्मीकि नगर। तो ऐसे लगभग आई थिंक 60 के आसपास जो है नेशनल पार्क अभी भारत में मौजूद है। एग्जैक्ट डाटा अभी नहीं याद है मुझे, तो उसी के अकॉर्डिंग याद है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में पाया जाता है, तो उत्तराखंड में पाया जाता है नंदा देवी। इसके अलावा एक और है कि फूलों की घाटी, फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहा जाता है। ठीक है, और केसर के लिए कौन सा जगह फेमस है, तो केसर और कहवा, ये जो कहवा चाय जो है, ये दो फेमस कहाँ के लिए, कश्मीर के लिए। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी आप याद रखेंगे। तो आज हमने जो है फ्लोरा एंड फौना, जीव एवं जंतु जो वनस्पति वगैरह हैं, इसके बारे में विस्तृत चर्चा की है, और मुझे उम्मीद है कि इसके माध्यम से जो भी प्रश्न बनने की संभावना है या जो भी प्रश्न आएंगे उसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। हमने यहाँ पे फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी समझने का प्रयास किया है कि एक्चुअली वनस्पति होता क्या है, फ्लोरा होता क्या है, फौना होता क्या है, इसके क्या वर्गीकरण है, किस चीज़ के स्टडी को क्या कहते हैं, एम्फीबिया को क्या कहते हैं, पेसिव फौना को क्या कहते हैं, क्रिप्टोफौना क्या कहते हैं, माइक्रोफौना को। तो इन चीज़ों को भी हमने समझने का प्रयास किया है। प्रश्न वो कहीं से भी पूछे, हमें इस बात को आना चाहिए कि कौन से क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं। हमने ये भी जाना कि भारत के किस किन क्षेत्रों में क्या क्या पाए जाते हैं, हिमालयन क्षेत्र में क्या है, पूर्वी क्षेत्र में क्या है, पश्चिमी घाट पे क्या है। तो इन इन क्षेत्रों को भी हमने जाना है। इसके अलावा हमने ये भी आज समझा कि कितने परसेंट जो प्रजातियां हैं वो भारत में निवास करते हैं। तो हमने जाना। अब अगला जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली होगा थिंग्स वी कैन डू, वी कैन मेक एंड डू, यानी चीज़ें जो हम करते हैं। तो इसके बारे में जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। हम लोग एक एक लेक्चर इसलिए लेकर चल रहे हैं कि आपको रिवीजन करने में आसानी होगी और चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएगी। हम अगर एक ही दिन में सारी चीज़ें अगर पढ़ लेंगे तो इससे क्या होगा कि हम चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाएंगे। और मेरा मकसद है कि आप पढ़ाई के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी समझें, इसके आधार पे आपको प्रश्न बनाने में आसानी हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।